नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी इस तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज दरअसल एक बहुत अहम मुद्दे पर उनकी टिप्पणी जानेंगे। अहम मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मुसलमानों को केंद्र में रखकर पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और चुनावी वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, वो काफी हैरान करने वाला है। क्योंकि पहले दौर से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के केंद्र में लाके तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे बीजेपी को, क्या इससे नरेंद्र मोदी को किसी तरीके का कोई चुनावी फायदा हो सकता है? और क्या इससे जो भारत का जो अपना ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, क्या उस पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या मुस्लिम समुदाय को एक का डिमोनाइजेशन करने से क्या वाकई में वोट इतने पड़ेंगे कि बीजेपी की नैया पार हो जाएगी? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आखिर ऐसी कोशिशों से क्या हिंदू तबका जो है वो प्रभावित होता है और वो निकलकर वोट डालने की कोशिश करता है? कम से कम 2 चरणों के चुनाव में तो ऐसा होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। दोनों चरणों के चुनाव में एक उदासीनता दिखाई पड़ी है। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में वोट तो ज्यादा पड़े हैं, लेकिन 2019 की तुलना में कम है। तो जानेंगे कि श्रवण जी इसको कैसे देखते हैं, उनका अपना नजरिया क्या है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। जो बात मैंने कही उस पर आपका क्या कहना, क्या आपका नजरिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो कई चीजों पर चिंतन चल रहा है, उसमें एक ये भी है कि भाजपा शासित राज्यों में मतदान कम क्यों हुआ है। मतलब उसको लेकर एक परेशानी का माहौल है। उसमें एक जो ताजा बयान अखबारों में अमित शाह जी का आया है, उसमें एक ये भी है कि जिन मंत्रियों के इलाकों में कम मतदान हुआ है उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, और जिन विधायकों के इलाकों में, भाजपा विधायकों के इलाकों में ज्यादा मतदान हुआ है उनको उनकी जगह मंत्री बना दिया जाएगा। अब जी एक जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि भाई अगर कम वोटिंग के बावजूद अगर बीजेपी कैंडिडेट भारी मतों से जीत जाता है तो उसके बारे में अमित शाह का क्या कहना है, वो उस बारे में वो कुछ नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, जो कम वोटिंग है उसको लेकर या कम मतदान है उसको लेकर ये पूरी चिंता बीजेपी की है, वो कांग्रेस की नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है, और कोई नहीं कर रहा है इतनी चिंता जितनी बीजेपी कर रही है। कम मतदान क्यों हुआ है ना, आश्चर्यजनक रूप से और कोई दल नहीं कर रहा है। इसको लेकर 3-4 तरह की चर्चाएं हैं। पहली चर्चा तो ये कि जो बीजेपी का वोटर है वो कह रहा है कि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें मिल रही है और 370 मिल रही है, तो मैं अगर वोट डालने नहीं भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, जीत तो रहे हैं। इस कारण से वो नहीं निकला बाहर। उसने कहा कि क्यों निकले, इतनी धूप भी है, हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, अच्छे से जीत रहा है, तो हमको क्यों निकलना चाहिए। दूसरा ये कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है और उसके कारण बीजेपी के पक्ष में उसके मतदाता कम संख्या में बाहर निकले। तीसरा ये जो बड़ा कारण है कि क्या हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है, अपील जो है, उसने मतदाताओं को, बीजेपी के वोटर को अपील नहीं किया क्या उसने कि उसको बड़े ये एक इंसेंटिव के तौर पर ले, चुनौती के रूप में ले, चैलेंज के रूप में ले कि यार ये तो निकलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिल्कुल सब खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा अगर मतदाता बाहर नहीं निकले। उसके बावजूद नहीं निकला वोटर। तो क्या इससे ये माना जाए कि हिंदू मुस्लिम कार्ड ने काम करना बंद कर दिया है, ये कमजोर हो गया है? अब ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि अगर ये इंसेंटिव जो चुनाव के वक्त
मोदी जी खड़ा करते हैं, हर चुनाव के वक्त खड़ा करते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद के रूप में या बालाकोट के रूप में या पुलवामा की शहादत के रूप के बदले वोट मांगने के रूप में। तो इस बार मोदी जी ने जो मुद्दा बनाया कांग्रेस के घोषणा पत्र का कि ये छीन लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे, 2 घर होगा तो 1 छीन लेंगे, तमाम जो चीजें उन्होंने कही, जो क्या उसका कोई असर नहीं हुआ क्या? अब अगर असर नहीं हुआ तो मैं ये मानता हूं कि ये बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इस मायने में है कि फिर बीजेपी आने वाले चुनाव में क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी तो पंचायत का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, उसमें भी इसी मुद्दे को आगे उठाती है जी। जहां तक घोषणा पत्र के इश्यूज का सवाल है, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो, दोनों भारत जोड़ो यात्राओं में ये कि यही मुद्दे बोलते रहे जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखे हैं जी। अपने घोषणा पत्र छपकर आया किताब के रूप में, उस पुस्तिका के रूप में, उसके पहले भी बोलते रहे। हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक की सरकारों के घोषणा पत्र भी वही हैं, वहां एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का जो घोषणा पत्र बना उसमें भी ये सब चीजें थी। आपने तब ये नहीं उठाया इस मुद्दे को, आप अब उठा रहे हैं जब वो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसको आप बड़े मुद्दे के तौर पर उठाना चाहते हैं। और हो ये गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो हिंदू मतदाता बाहर नहीं आया, इसके कारण कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्या? अभी नुकसान का पता नहीं है हमको, मतलब वो नुकसान हो सकता नहीं भी हुआ हो और जीत जाए बीजेपी के कैंडिडेट्स, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कम मार्जिन से जीतें फिर भी जीत जाए, पर एक एप्रहेंशन हो गया है कि अरे ये कम मतदान है, तो बीजेपी के लोगों को ये लग रहा है कि हम हार गए और कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि हम जीत गए। एक जो चर्चा है। अब हम एक दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं जी। वो मुद्दा ये है कि मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को डराने का ये तो असर हो रहा है कि एक मुद्दे को आप उछाल रहे हैं और हिंदुओं में एक ऐसी जमात के प्रति भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, जो आपके आसपास ही मोहल्लों में रहती है, आपके पड़ोस में रहती है, आपके साथ बसों में चलती है, खड़ी रहती है, और आप चाहते हैं कि वो डर जाएं, हिंदू उनको लेकर डर जाएं और हिंदू अपने प्रोटेक्शन के लिए सरकार की तरफ देखें या बीजेपी की तरफ देखें। अब बीजेपी ने इस बारे में नहीं सोचा है कि इससे हिंदुओं की साइकी, उनकी तरक्की, उनका सोच कितना उस पर असर हो रहा है। ये बड़े मनोवैज्ञानिक लोगों का सोच का काम है कि वो इस चीज को ढूंढें, क्योंकि ये चीज दुनिया के और किसी देश में नहीं हो रही है। जैसे अमेरिका के चुनाव में ये नहीं हो रहा है कि ईसाइयों को डराया जा रहा हो मुसलमानों को लेकर, या हिंदुस्तानियों को लेकर, या लाटानियों को लेकर, या ब्लैक अफ्रीकन्स को लेकर डराया जा रहा हो कि तुम लोगों ने ट्रम्प को वोट नहीं दिया तो ये लोग खा जाएंगे, तुमको कब्जा कर लेंगे। हिंदू मतलब सुप्रीमेसी का मामला अलग है वहां पर ये मामला नहीं है। अब इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि मुसलमानों ने अपने लिए कोई सेल्फ डिफेंस का कोई मैकेनिज्म इतने सालों में तैयार नहीं हुआ किया कि उन्होंने अपना कोई मैकेनिज्म, अपना कोई बजरंग दल, अपनी कोई वाहिनी, दुर्गा वाहिनी अपनी कोई खड़ी की हो, या इस तरह का कोई चीजें खड़ी की हो जो उनकी रक्षा करे या उनके हिफाजत में। जो जिस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली मुसलमानों की हिफाजत नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमानों को और ज्यादा खतरे में डालते हैं। तब जो हिंदू, जो बेसिक जो प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ कि उनकी हिफाजत के लिए इस देश का हिंदू ही खड़ा होता है आमतौर से। अगर आप पाएंगे कि
दंगे हो रहे हैं तो जो दंगा पीड़ितों को सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने का काम हिंदू लोग करते हैं, या चर्च पर जब हमले होते हैं तो उसके प्रति जो दुख व्यक्त किया जाता है या क्रोध व्यक्त किया जाता है। मणिपुर के दंगों के बाद मान लीजिए 300 चर्च जला दिए गए, तो ईसाइयों ने कुछ नहीं किया। मतलब हो ये रहा है कि केरल के ईसाई हैं वो बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, मतलब बीजेपी से समझौता कर रहे हैं, बजाय चर्च पर जो हमले हुए वहां उत्तर पूर्व में उसके प्रति बीजेपी के प्रति नाराजगी व्यक्त करने के। दूसरा ये कि मुस्लिम देश जो हैं करीबन 50 मुस्लिम देश हैं और तमाम मुस्लिम देशों की कुल मिलाकर आबादी जो है वो 200 करोड़ के करीब है। अब वो लोग भी नहीं आते। ये भारत के मुसलमानों को लेकर इतनी चीजें होती है। आपको पढ़ने में यही आता है कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बन गया और वहां के जो शेख हैं वो वहां जा रहे हैं पूजा पाठ को, मतलब बुत परस्ती का विरोध करने वाली मुस्लिम आबादी में एक हिंदू मंदिर बन जाता है और वहां के सारे शेख जो है अटेंडेंस में खड़े हैं। तो वो मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होते और यहाँ के मुसलमानों को उसको लेकर कोई तकलीफ भी नहीं है। वो मतलब इसको लेकर कोई दुख भी व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उनको देश का जो हिंदू है वो इतने ईमानदारी के साथ प्रोटेक्ट करता है कि उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ, मतलब एक मुद्दा यह भी है कि हमारे यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो यूरोप, पश्चिमी यूरोप के 9 मुल्कों से के बराबर है, मतलब उससे ज्यादा है, बल्कि मतलब 19 करोड़ के करीब 9 मुस्लिम जो पश्चिमी देश हैं यूरोप के, और हमारे यहाँ 20 करोड़ हैं, वो ज्यादा है। अब मुद्दा ये है कि ये जो बीजेपी कर रही है उसका अल्टीमेट जो नजर क्या आता है, ये एक जो काल्पनिक परिदृश्य है वो क्या नजर आता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये एक रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं, पर वो ये हो रहा है कि जैसे एक बार नसीरुद्दीन शाह ने कहा था एक इंटरव्यू में कि भाई यहाँ के मुसलमानों को आपने दीवार तक धकेल दिया है और अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है और ज्यादा खोने को कुछ नहीं है। अगर बीजेपी अपना तरीका नहीं बदलती है और मतलब ये एक चिंता की बात है कि मोदी जी अगर आ जाते हैं सत्ता में वापस तो वो क्या अपनी इसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या मुस्लिमों को जिस ओर धकेल रहे हैं उसमें क्या वो ये कर रहे हैं कि मुस्लिम अपनी रक्षा के लिए अपना सेल्फ डिफेंस का कोई मैकेनिज्म तैयार करें, जो उन्होंने अभी इतने आजादी के बाद से 70 सालों में नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी निर्भरता अपने बचाव की हिंदुओं पर कायम रखी है और वो शायद रखना भी चाहते हैं। और मेरी कुछ हिंदू मुस्लिम नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से ये मानते हैं कि हिंदू हमारी रक्षा करते हैं और वो करेंगे। अब ये जो कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने इस बारे में सोचा है कि ये जो वोट के लिए हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ खड़ा करके एक इंसेंटिव के तौर पर, इमोशनल इंसेंटिव के तौर पर वो बांट रहे हैं, क्या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हिंदू मेजॉरिटी को या हिंदू पॉपुलेशन को कमजोर तो नहीं करेगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी में डेंट तो नहीं लगाएगी, उसकी तरक्की में बाधा तो नहीं पहुंचाएगी और उसको हिंदू आबादी को एक परमानेंट फियर में तो नहीं रखेगी, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो जाएंगे 2 महीने 3 महीने में, पर उसका आफ्टर इफेक्ट है वो कितने समय तक कायम रहेगा और क्या एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच का जो पीरियड है उसको युद्ध विराम का अवसर क्या समय माना जाएगा कि पीस काल माना जाएगा कि नॉर्मल समय माना जाएगा जी। तो ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा गंभीर है, पर चूंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक ऐसा है जो हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को एड्रेस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो चल रहा है पॉलिटिक्स में वो कितना आर्टिफिशियल है और कितना टेम्पररी है और कितना टेम्पररी गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म
जो इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए किया जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।